अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज हम स्टार्ट लेंगे। मेजर टॉपिक्स अब आपके स्टार्ट होने लगे हैं और ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम भी लेंगे, सो केयरफुली इसको अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट लेंगे अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ये आपके दो चैप्टर्स हैं, एक अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और एक आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मस्ट होता है, लेकिन 80% क्वेश्चन जो है पास्ट पेपर हिस्ट्री में देखा गया कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से आता है और 20% जो है वो आपका इनकम एक्सपेंडिचर से आता है। तो इसलिए इसको बहुत केयरफुली देखना है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसको आप दूसरे लफ्जों में सिंगल एंट्री सिस्टम भी किया, सिंगल एंट्री सिस्टम। अच्छा, अब अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड की तरफ आए, इस लफ्ज की तरफ, तो इसको अगर गौर से देखें तो यहां से आपने कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जो आप प्रॉपर अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते। यानी जिस तरह हमारा डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम चल रहा होता है कि पहले जर्नल, फिर लेजर, फिर ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद एडजस्टमेंट्स, एडजस्टमेंट के बाद पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, और पोस्ट एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से फिर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। यहाँ पर आपके पास रिकॉर्ड सारा है लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में है, यानी कोई डबल एंट्री परफॉर्म नहीं हुई। सो इसका मतलब है कि हमारे पास किसी किस्म का कोई ट्रायल बैलेंस अवेलेबल नहीं है। जब ट्रायल बैलेंस अवेलेबल नहीं है तो अब विदाउट ट्रायल बैलेंस आपको स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनानी है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो डाटा होता है बड़ा स्कैटर्ड फॉर्म में होता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स कहते हैं। इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, मौजूद जरूर है, अवेलेबल जरूर है, लेकिन इनकम्प्लीट फॉर्म में है, यानी उस फॉर्म में नहीं है जो हम अकाउंटिंग में रिक्वायर करते हैं। हमें डिफरेंट फॉर्म में है, तो बैलेंसिंग वैल्यूज के हम कैलकुलेट करते हैं और उसकी मदद से हम आंसर्स निकालते हैं। दूसरा, इसको सिंगल एंट्री सिस्टम क्यों कहा जाता है? सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री का ये मतलब नहीं है कि एक एंट्री पास करना, नो। सिंगल एंट्री सिस्टम में, जैसे आपका मुखर्जी बुक में बड़ी खूबसूरत लाइन लिखते हैं, वो लिखता है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नो एंट्री सिंगल एंट्री एंड डबल एंट्री। सो अगर तीनों को गौर से देखें लफ्ज को, कि यानी कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होंगी जिसको हम बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करते, कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जिसका डेबिट इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं करते, और कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी जिसके दोनों रिकॉर्ड हम मेंटेन करते हैं। तो इसलिए इसको कॉम्बिनेशन में अगर आप देखें तो ये इनकम्प्लीट नजर आएगा, यानी ये कंप्लीट रिकॉर्ड हमारे पास अवेलेबल नहीं है, और ना ही मैं इससे ट्रायल बैलेंस बना सकता हूँ। अगर बनाऊंगा तो ये टैली नहीं करेगा। अब सिंगल एंट्री सिस्टम की तीन टाइप्स हैं। सबसे पहला हम कहते हैं सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम, SES का वर्ड मैं यूज कर रहा हूं, सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें आप ओनली कैश बुक इज मेंटेन्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास और वो है कैश बुक, कितना कैश आ रहा है और कितना कैश आपका बिजनेस से आउट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसके अलावा किसी किस्म का हमने कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं किया। ये बिल्कुल, ये सिर्फ उन्हीं बिजनेस में काम आ सकता है जो बहुत शॉर्ट स्मॉल बिजनेस है और उनकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है वो कैश बेस्ड है। तो फिर तो आप सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वो सेकंड है, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। इसमें हम कैश बुक के साथ साथ
कुछ पर्सनल अकाउंट्स भी मेंटेन करते हैं। पर्सनल अकाउंट्स का मतलब यह है कि कस्टमर्स से कितने पैसे लेने और सप्लायर को कितने पैसे आपने देने। These are the personal accounts. Suppliers and customers accounts are also maintained along with cash book. और तीसरा सिस्टम आता है जिसको हम कहते हैं क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, QUASI, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। ये वहां रखा जाता है जहां पर नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होती हैं। हम इसमें कैश बुक, पर्सनल अकाउंट के साथ साथ कुछ और बुक्स भी मेंटेन करते हैं, और इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं होता। प्लस हम लिखते हैं कि सम अदर ऑक्सिलरी बुक्स, यानी वो बुक्स जो उनके रिक्वायरमेंट है। हो सकता है उनकी सेल ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा हो तो वो आपकी सेल बुक भी साथ मेंटेन कर रहा है, ठीक है, जैसे प्राइम बुक में आपने पढ़ा था इंट्रो लेवल पे, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम होते हैं, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम, सिंगल एंट्री सिस्टम। ये सिर्फ मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया थ्योरेटिकल, क्वेश्चन के हद तक हमें इससे कोई कंसर्न नहीं कि कौन सा सिस्टम है। ये थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर किया, क्योंकि आप एमसीक्यूज भी आने तो एमसीक्यूज में इसको डिस्कस किया जा सकता है कि कौन कौन से सिस्टम आपके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब बेसिकली अब यहाँ टास्क क्या है कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम से किस तरह फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने हैं, ठीक है। इसमें अब दो मेथड्स होते हैं, देयर आर टू मेथड्स, जिसमें फर्स्ट मेथड हम कहते हैं नेट वर्थ मेथड, नेट वर्थ मेथड। और सेकंड मेथड होता है जिसको हम कहते हैं कन्वर्जन मेथड, जिसको कन्वर्जन इनटू डबल एंट्री सिस्टम कहते हैं, कन्वर्जन मेथड, जिसमें प्रॉपर हम SOCI और SOFP बनाते हैं और डबल इफेक्ट देते हैं, हर ट्रांजैक्शन का डबल इफेक्ट देते हुए हम कैलकुलेट करते हैं। पास्ट पेपर हिस्ट्री बड़ा क्लियर हमें बता रही है कि सिर्फ एक मर्तबा हिस्ट्री में नेटवर्थ मेथड आया, लेकिन इस मर्तबा आपने ये ज़हन में रखना है कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से नेटवर्थ मेथड जो है वो दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो ये आप इसकी मैं प्रोबेबिलिटी 5% लिख रहा हूँ पास्ट पेपर के हवाले से, और 95% हमारा कन्वर्जन मेथड यूज होता है। तो आपने ज्यादा जो फोकस करना है वो ऑब्वियसली कन्वर्जन मेथड को ही करना है, लेकिन नेटवर्थ मेथड को इग्नोर नहीं करना। तो लिहाजा एक एक मेथड लेंगे और कैसे कैलकुलेट करेंगे उसकी तरफ आते हैं। तो मेथड नंबर 1 इज द नेट वर्थ मेथड। नेटवर्थ मेथड में आपने बिजनेस की नेट वर्थ देखनी होती है। व्हाट इज नेट वर्थ? नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल, सिंपल, नेट वर्थ इज इक्वल टू कैपिटल। यानी साल के शुरू में मेरी नेटवर्थ क्या थी और साल के एंड पे नेटवर्थ क्या है। अगर आपके बिजनेस जब आप स्टार्ट करते हैं, सपोज आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्ट ऑफ बिजनेस किया, और आपने बिजनेस में 250,000 रुपीज कैपिटल लगाया, ठीक है, पूरा साल बिजनेस करते रहे, एंड नाउ वी अज्यूम कि नो फर्दर इन्वेस्टमेंट वाज मेड इनटू द बिजनेस, बस वही 1,250,000 लगाया, नो फर्दर कैपिटल आपने इंट्रोड्यूस करवाया, और ना ही आपने किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स की पूरा साल। और साल के एंड पे, एंड ऑफ ईयर, आप नेट वर्थ मेजर करते हैं एंड ऑफ ईयर, और आपका जो नेट वर्थ है वो आपकी 290,000 आ जाती है।
अब बिजनेस में अगर आप देखें तो नेटवर्थ 250 से इंक्रीज हुई 290 में, और आपने किसी किस्म का कोई कैपिटल इंट्रोड्यूस नहीं कराया, कोई ड्राइंग्स आपने नहीं की, तो ये कैसे बढ़ गया कैपिटल? खुद बहुत कैसे बढ़ गया? नेटवर्थ कैसे निकाली जाती है? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी इज इक्वल टू नेटवर्थ या कैपिटल। यानी आपने 250,000 लगाया, लेकिन साल के एंड पर जो एसेट और लाइबिलिटीज को मेजर करके आपने दोबारा कैपिटल निकाला, तो कैपिटल बढ़कर 290,000 हो चुका है। ये 40,000 का जो इंक्रीज आ रहा है, इंक्रीज ऑफ 40,000, ये किस वजह से है? वेरी सिंपल, इट इज ओनली ड्यू टू प्रॉफिट। यानी ये हमारा कहलाएगा कि हमने इस साल में 40,000 का प्रॉफिट अर्न किया है। ये पहली सिचुएशन में आपके सामने लाया, लेकिन इसमें मैंने कुछ कंडीशंस कि किसी का कोई मजीद कैपिटल नहीं लगाया और किसी किस्म की कोई ड्राइंग्स नहीं। ठीक है, तो जो इंक्रीज हो रहा है 40,000 का, ये 40,000 जो है ये मेरा प्रॉफिट की वजह से, क्योंकि आपका जब बिजनेस आपने चलाया पूरा साल, तो आपने चूंकि ड्राइंग्स कोई नहीं की, जिसकी वजह से सारा प्रॉफिट बिजनेस के अंदर रहा, जिस ऑटोमेटिकली नेटवर्थ इंक्रीज हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा अब सेकंड सिचुएशन में चेंज करूं, दिस इज सिचुएशन नंबर, और मैं सेकंड सिचुएशन में ये कहता हूं कि जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था, ये इसी के नीचे मैं लिखूंगा बस जस्ट अमाउंट्स 250,000 थी, लेकिन आपने बिजनेस में मजीद कैपिटल कोई नहीं लगाया, नो फर्दर कैपिटल, लेकिन आपने ड्राइंग्स की है पूरे साल में 25,000 की। ठीक है, एंड ऑफ द ईयर जब आप वर्थ मेजर करते हैं, तो जो आपका कैपिटल आता है एंड ऑफ द ईयर, या नेट वर्थ आती है, दोनों वर्ड में यूज कर रहा हूं, वो आपकी 280,000। ठीक है, अब पहली केस में और दूसरी सिचुएशन में सिर्फ एक फर्क है, और वो फर्क क्या है? ड्राइंग्स। ठीक है, पहले केस में कोई ड्राइंग्स नहीं थी और कैपिटल तो अभी नहीं है, वो सेम है। यानी अब 250,000 से कैपिटल बढ़कर 280,000 हो गया, तो इसका मतलब है कि देयर इज एन इंक्रीज इन कैपिटल या इंक्रीज इन नेटवर्थ। हमारा कितना है? 30,000। लेकिन पिछले केस में हमने ये कहा था कि जितना इंक्रीज इन प्रॉफिट कैपिटल है वो सारा प्रॉफिट है। उसकी लॉजिक क्या थी कि कोई ड्राइंग्स नहीं हुई, कोई कैपिटल नहीं हुआ। अब आप कह रहे हो इंक्रीज इन कैपिटल 30,000, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि प्रॉफिट 30,000 है, मैं ये कहूंगा कि मेरा प्रॉफिट जो है वो बिजनेस में 55,000। वो कैसे हो गया 55? ठीक है, 30,000 का कैपिटल आपका बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं अगर आपसे ये कहूं कि अगर ड्राइंग्स ना होती, अगर हम ड्राइंग्स ना करते, तो कैपिटल 280 से ज्यादा होना था। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है कैपिटल, ये भी मेरा प्रॉफिट है, प्लस जो आपने ड्राइंग्स की है वो भी मेरा कैपिटल है। तो इन दोनों को ऐड कर लें तो 55,000 बिकम्स द प्रॉफिट। ठीक है, तो लिहाजा आपने जब नेटवर्थ मेथड यूज करना है, तो आपने ड्राइंग्स इग्नोर नहीं करनी। जितनी भी ड्राइंग्स होगी वो प्रॉफिट का हिस्सा बन जाएगा, क्योंकि हमने ड्राइंग्स की डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अगर आपको याद हो। हम क्या डिफाइन करते हैं? एनीथिंग विथड्रॉन बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज इन एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉफिट्स। यानी ये जो आप ड्राइंग्स कर रहे होते हैं वो प्रॉफिट का हिस्सा होती है। तो लिहाजा जितनी ड्राइंग्स है वो आपका प्रॉफिट था जो आपने विड्रॉ किया, इस वजह से आपका प्रॉफिट 30,000 प्लस 25,000। ठीक है, अब तीसरी सिचुएशन लाता हूं, थर्ड। अब मैं ये कहता हूं कि ₹250,000 मैंने कैपिटल बिजनेस में लगाया, लेकिन आपने फर्दर कैपिटल भी लगाया है, और फर्दर कैपिटल जो है वो आपका 30,000 है। लेकिन साल के दौरान आपने कोई ड्राइंग्स नहीं की,
सो अब मैं ये अभी तक जितना मैंने लिखा है तो मैं ये कह सकता हूं कि 250,000 मैंने बिजनेस में लगाया साल के शुरू में और 30,000 बिजनेस में लगाया ड्यूरिंग द ईयर। तो मैं अल्टीमेटली आई कैन से कि मैंने 280,000 रुपीस की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब साल के एंड पे जब आप कैपिटल मेजर करते हैं तो कैपिटल आता है रुपीस 300,000। So now check what is increase in capital. Increase in capital. Increase in capital is 250,000. 300,000 minus 250,000 is equal to 50,000. ये मेरा कैपिटल इंक्रीज हो। अब ये कैपिटल किसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है? ऑब्वियसली पहले केस में हमने पढ़ा प्रॉफिट की वजह से, दूसरे में हमने ड्राइंग्स को भी अकाउंट फॉर किया। अब अगर मैं ये कहूं कि चूंकि ड्राइंग्स तो है कोई नहीं, तो 50,000 का कैपिटल बड़ा प्रॉफिट की वजह से अब भी गलत है। मैं नहीं कह सकता 50,000 का, क्यों? क्योंकि 30,000 आपने मजीद कैपिटल भी लगाया हुआ है। इसका मतलब अब मैं ये कह सकता हूं कि ये 50,000 का जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, इसमें 30,000 कैपिटल इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रहा है और जो रिमेनिंग 20,000 है वो प्रॉफिट की वजह से। ये तीन सिचुएशन आपके सामने में लेकर आया। रुपीस 20,000। अब इन तीनों सिचुएशन को, चूंकि क्वेश्चन जब आना है वो तो कॉम्बिनेशन में आना है, वो तो ऐसा नहीं है कि सेपरेट है। अब इन तमाम सिचुएशन को गौर से देखें। पहले केस में तो चूंकि नो कैपिटल नो ड्राइंग्स थी तो जीरो हो गया। जहां ड्राइंग्स आई हमने जो इंक्रीज इन कैपिटल है उसमें ड्राइंग्स को प्लस किया, यानी यहां पर अगर आप देखें तो हम ड्राइंग्स को प्लस कर रहे हैं। और अगर इस सिचुएशन में देखें, यहां तो ड्राइंग है कोई नहीं लेकिन फर्दर कैपिटल है, और फर्दर कैपिटल को इंक्रीज इन कैपिटल में मैं प्लस नहीं कर रहा, माइनस कर रहा हूं। माइनस फर्दर कैपिटल। आम रूटीन में हम फर्दर कैपिटल को ऐड करते हैं और ड्राइंग्स को माइनस करते हैं। सर ये पॉइंट 2 और 3 को काइंडली दोबारा बता दीजिएगा, थोड़ा सा वो नेट प्रॉब्लम हो गया था। Sir, where are you?
जी स्टूडेंट्स, तो ये जो आपके सामने मैंने लिखा है कि ड्राइंग्स प्लस हो रही है और फर्दर कैपिटल माइनस हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि क्लोजिंग में से आप ओपनिंग ले रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली ये होता है ओपनिंग कैपिटल लेते हैं आप, उसमें प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, प्लस करते हैं एडिशनल कैपिटल जो लगाया आपने, और फिर प्लस करते हैं इसमें माइनस करते हैं ड्राइंग्स, तो मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है। ठीक है जी। अब चूंकि मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, तो मैंने क्या किया कि क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस किया, और चूंकि अब मैं रिवर्स आ रहा हूं तो जो चीज प्लस होती है वो नेचुरली माइनस होगी, जो माइनस है वो प्लस होगी, तो ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस थ्रू नेट वर्थ मेथड। ठीक है, तो मैं अगली स्लाइड में इसको आपको पूरी स्टेटमेंट बना रहा हूं। इसको हम करते कैसे? सर जी जी बोलिए। सर ये पॉइंट रिपीट कर दें, ये ओपनिंग कैपिटल सर, ये पॉइंट रिपीट कर दें, ऐड लास्ट कैपिटल वाला लेस जो ड्राइंग्स, थोड़ा सा प्रॉब्लम था। ओके, मैं दोबारा देख लीजिएगा। देखिए ये जो मैंने आपके सामने लिखा है, मैं डिफरेंट कलर कर रहा हूं ताकि आपको नजर आ जाए। ये ओपनिंग कैपिटल हम नॉर्मल रूटीन में जैसे इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, हम इसी तरह करते हैं ना। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में हम लेते हैं कैपिटल, ये कैपिटल जो होता है ये ओपनिंग होता है, इसमें हम प्लस करते हैं नेट प्रॉफिट, या लॉस हो तो माइनस करते हैं। फिर अगर कोई मजीद कैपिटल लगाया है, एडिशनल कैपिटल जिसको कह लें, वो भी इसमें प्लस होता है, एडिशनल कैपिटल, और फिर इसमें से माइनस ड्राइंग्स, तो मेरे पास आंसर जो आता है वो भी कैपिटल ही कहलाता है। लेकिन ये वाला कैपिटल ओपनिंग कैपिटल होगा, ये वाला कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल होगा। अच्छा, अब अगर मैं आपसे कहूं, इसी सिचुएशन को गौर से देखें, मैं आपसे कहता हूं नेट प्रॉफिट निकाल दो, तो क्या करोगे? ये तमाम चीजें जो है जो नेट प्रॉफिट के साथ साथ है वो इक्वल की दूसरी साइड पे ले जाओगे, तो क्या सिचुएशन बनी कि आपने क्लोजिंग कैपिटल इसी साइड पे है, इसमें से पहले माइनस ये वाला कैपिटल, क्योंकि इक्वल ये प्लस हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे यानी राइट साइड पे जाएगा तो ये माइनस होगा, ओपनिंग कैपिटल माइनस हुआ, एडिशनल कैपिटल प्लस हो रहा है, ये भी आपकी ऑपोजिट साइड पे जाकर माइनस हो जाएगा, यानी एडिशनल कैपिटल माइनस हुआ, और माइनस हो रही है, इसको अगर इक्वल की दूसरी साइड पे लेकर जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, इस स्टेटमेंट में नॉर्मल सिचुएशन में जो आप ट्रीटमेंट करते हो उसे उल्ट नजर आएगा, यानी ड्राइंग्स नॉर्मली आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, यहाँ प्लस हो रही है, एडिशनल कैपिटल आप प्लस करते हो, यहाँ माइनस हो रहा है, क्योंकि ये रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, ये जितना हिस्सा मैंने आपको स्टेटमेंट फॉर्म में लिखा है, इसको जब मैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में लाऊंगा, दिस इज नॉन एज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस कैसे बनाई जाती है वो देखते हैं। अच्छा, अब इस पे पूरा फॉर्मेट क्या होता है कि सबसे पहले आप नेम ऑफ कंपनी लिखते हैं ABC, उसके बाद लिखते हो आप स्टेटमेंट ऑफ नेटवर्थ, बल्कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस लिखते हो, मेथड्स वो है ना आपका नेटवर्थ, प्रॉफिट और लॉस, और नीचे लिखते हैं फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल की आप कैलकुलेट कर, फॉर द ईयर एंडेड, जो भी डेट है हम वो लिखते हैं। इसको करने के बाद हम सबसे पहले यहां स्टार्ट लेते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एट द एंड ऑफ द ईयर, इसको नेट वर्थ भी कहा जाता है, क्लोजिंग नेट वर्थ भी लिख सकते हो, इसी कॉन्टेक्स्ट में हम इसको नेट वर्थ मेथड कहते हैं। इसमें से सबसे पहले आप माइनस करते हो ओपनिंग कैपिटल, ताकि आपको इंक्रीज या डिक्रीज इन कैपिटल मिल जाए। अगर क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग से ज्यादा होगा
क्लोजिंग कैपिटल ओपनिंग कैपिटल से ज्यादा होगा तो आंसर प्लस में आएगा, ठीक हो गया। और अगर आपका क्लोजिंग कैपिटल कम होगा, ओपनिंग कैपिटल ज्यादा होगा तो ये माइनस में आएगा। और ये प्लस को रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, इंक्रीज इन कैपिटल। और माइनस अगर आएगा तो इसका मतलब है डिक्रीज इन कैपिटल या डिक्रीज इन नेटवर्थ इन कैपिटल। ओके, इसके बाद फौरन बाद आप ऐड करोगे ड्राइंग्स। इसके फौरन बाद हम लेंगे ऐड ड्राइंग्स। जितनी भी ड्राइंग्स है वो नॉर्मली माइनस होती हैं और यहां पर ऐड करेंगे। यहां आपने जब ऐड लिखा है तो प्लस में लिखना है, माइनस लिखा है, लेस लिखा है तो माइनस में लिखना है। तो ऊपर जो अगर ये प्लस आ रहा है तो प्लस प्लस खुद ही प्लस कर देगा, अगर माइनस आ रहा है तो माइनस प्लस खुद ही माइनस कर देगा। आपको इसमें जाने की जरूरत नहीं, यहाँ ऐड ही लिखेंगे। इसी तरह अब हम इसमें से दो चीजें लेस करेंगे। नंबर वन, एडिशनल, एक तो लेस हो चुका है ना ओपनिंग कैपिटल, सिर्फ एडिशनल कैपिटल इसमें से माइनस कर देंगे। एडिशनल कैपिटल का मतलब है वो कैपिटल जो साल के एंड पर, साल के दौरान आपने मजीद लगाया, एडिशनल कैपिटल, वो आप इसमें से माइनस कर देते हैं। अब अगर फाइनल आंसर प्लस में आ रहा है तो ये नेट प्रॉफिट है, और अगर माइनस में आ रहा है तो ये नेट लॉस। जी सबरीना ईमान, अपना ऑडियो ऑफ करो प्लीज। देखिए अब आप बड़े सीनियर हो गए बच्चे, तो थोड़ा सा ख्याल किया करें, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, ठीक है। ये भी मैंने बहुत सिंपल फॉर्मेट बनाया। अब इसके अगले स्टेप पे जाता हूं। अब ये चीजें मुझे चाहिए, देखें अब क्वेश्चन में कैसे इसको कैलकुलेट करना है। ये चार चीजें अगर देखें चाहिए, एक क्लोजिंग कैपिटल, एक ओपनिंग कैपिटल, नंबर 3 ड्राइंग्स, एंड नंबर 4 एडिशनल कैपिटल, ठीक है। जहां तक ताल्लुक है 3 और 4 का, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होंगे, यानी 3 और 4 ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, ये ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन नेटवर्थ मेथड में। और अगर नहीं दी हुई, फॉर करें ड्राइंग्स नहीं दी, उसका मतलब ड्राइंग है ही नहीं उस क्वेश्चन के अंदर, उसने कोई ड्राइंग्स की नहीं है। और ये यानी हमेशा आपने ये देखना कि गिवन होगा। अच्छा, जहां तक 1 और 2 का है, अगर ये गिवन ना हो तो ये हम कैलकुलेट करेंगे, टू कैलकुलेट। इसके लिए हम एक वर्किंग बनाते हैं, दिस इज नॉन एज वर्किंग नंबर 1, जो मैं आगे लेके जा रहा हूं, ठीक है जी। अब वर्किंग 1, अच्छा सम टाइम ऐसा होता है कि ओपनिंग कैपिटल दिया होता है, क्लोजिंग नहीं दिया होता, तो सिर्फ मैं क्लोजिंग निकाल लूंगा। और सम टाइम ऐसा होता है कि दोनों नहीं दिए होते, तो जब दोनों नहीं दिए हुए तो दोनों को अलग नहीं निकालना, दो कॉलम बना लो। यानी यहां पर मैं ओपनिंग का कॉलम सपोज बना लेता हूं और यहां पर क्लोजिंग। हम एक बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये वर्किंग में जो हम स्टेटमेंट बना रहे हैं इसको नाम देते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये असल में सारी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ही है, लेकिन सिर्फ फर्क ये है कि इसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल होता है, जबकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कैपिटल गिवन होता है। बस इतना सा फर्क है। और स्टेटमेंट ऑफ फिगर कैसे निकलेगी, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। तो आप पहले सारे के सारे एसेट को लिस्ट डाउन करो, एक एक एसेट, चाहे करंट है या नॉन करंट, यहां मैं सारे लिस्ट डाउन करता जाऊंगा, ठीक है। जितने एसेट्स हैं, ओपनिंग जितनी वैल्यू है ओपनिंग लूंगा, क्लोजिंग है वो क्लोजिंग लूंगा, इसमें से मैं माइनस करता जाऊंगा टोटल लायबिलिटीज। अगेन एक एक अमाउंट लिस्ट डाउन करूंगा कि इसमें अकाउंट्स पेबल कितना है, लोन्स कितने, वगैरह वगैरह। जितनी लायबिलिटीज हैं वो इसमें से माइनस होंगी, ओपनिंग कैपिटल में से भी और क्लोजिंग में से। जब ये माइनस हो जाएंगी, अब जो फाइनल रिजल्ट आएगा, दिस इज नॉन एज कैपिटल, ये मेरा कैपिटल कहलाएगा, ठीक है। अब ये मेरा आंसर जो भी आ रहा है ये प्लस में ही आएगा, ये माइनस में आएगा, कैपिटल नेगेटिव हो ही नहीं सकता,
कैपिटल नेगेटिव हो जाए बिजनेस वैसे ही खत्म हो चुका होगा, नेगेटिव तो दूर की बात है, ठीक है। तो बेसिकली ये यहाँ से हम कैपिटल्स निकालते हैं, वर्किंग 1 और 2, और उसके बाद 3 और 4 में हम ड्राइंग्स और एडिशनल कैपिटल जो गिवन होता है उसको प्लस माइनस करके हम फाइनल रिजल्ट निकाल लेते हैं। अब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एक, और ये एग्जांपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, और चूंकि इसके क्वेश्चन होते हैं काफी लंबे, ठीक है। एग्जांपल 1 ये मैं यहाँ नहीं बना रहा, ये सिर्फ मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये एक्सेल शीट में मैं ले रहा हूँ, वहीं पे क्वेश्चन बनाएंगे और वहीं पे हम इसको जरा सॉल्व कर लेंगे। तो उससे ये फायदा हो जाएगा, मेरी कैलकुलेशन जरा थोड़ी सी कम हो जाएगी, वहीं पे मैं फार्मूले लगा के इसको कैलकुलेट कर लूंगा, ठीक है जी। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ये अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा आपके लिए आसानी पैदा कर देता हूँ। इसका व्यू जो है वो इनलार्ज कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, या मैं लिख रहा हूँ जी, ये एग्जाम्पल 1, APC company has provided following information for the year ended 31st December 2018 and 2017। ठीक है, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 2018 and that is 2017। अब ये मुख्तलिफ डाटा दिया हुआ, मतलब कैश इन हैंड दिया हुआ है, उसके बाद अकाउंट्स रिसीवेबल, देन अकाउंट्स पेबल, बैंक लोन, कैश एट बैंक, फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ऑफिस इक्विपमेंट, इन्वेंटरीज। ये मैंने कुछ आइटम्स आपके सामने लिखी, इसके बाद हमने वैल्यू लिख लेते हैं। 24,800, 125,800, 32,300, 18,000, 0, 18,500। ये माइक ऑफ करें, किसका माइक ऑन है? अक्सा इजाज, माइक ऑफ करें। बैंक ओवरड्राफ्ट 3200, ऑफिस इक्विपमेंट 32,960, इन्वेंट्रीज 63,250। इसी तरह ओपनिंग बैलेंस भी लिख लेते हैं, यानी 2017 के 23,300, 142,750, 31,300, 25,000, 18,750, 20,500, 0, 36,000, 39,580। नीचे आपको फर्दर वो एडजस्टमेंट दे रहे हैं। फॉलोइंग डाटा इज रेलिवेंट ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st December 2018
following information, the following transactions were occurred. Number 1, drawings of rupees 25,000 was made in cash and rupees 3,000 in stock. The owner invested further rupees 16,000 into business. क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये है, वो कहते हैं कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. Statement and profit and loss for the year ended 31st December 2018 और फिर prepare statement of financial position, statement of financial position as at. ये आपको डाटा दिया है, बिल्कुल ये बेसिक लेवल का क्वेश्चन मैंने लिया ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सके जितना अभी हमने डिस्कशन किया. ठीक है जी. यहां से आगे मैं सॉल्व करूंगा. अच्छा, अब मैं सबसे पहले बनाता हूं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. ABC कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जैसे आपको पता है पहली 3 लाइनें जैसे हम यूज करते हैं. स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2018. और यहां पे हम लिख लेते हैं अमाउंट इन रुपीस. सबसे पहले हमने जिसे पढ़ा था, सबसे पहले मैं लूंगा क्लोजिंग कैपिटल, यानी कैपिटल एज एट. क्लोजिंग और ओपनिंग का वर्ड नहीं लिखेंगे हम उसमें डेट डालेंगे 31st December 2018. और ये गिवन नहीं है, कैपिटल गिवन नहीं है तो मैं वर्किंग 1 बनाऊंगा और इसके साथ ही मैं इसमें से लेस करूंगा कैपिटल एज एट 1st January या 31st December 2017 भी कह सकते हो, 1st January 2018 भी कह सकते हो, और एक ही वर्किंग बनाऊंगा जिसमें दोनों कवर हो जाएंगे. ठीक है, और फिर इसके बाद देखेंगे इंक्रीज हो रहा है कैपिटल या डिक्रीज हो रहा है. अब ये वर्किंग यहां पे ला रहा हूं. वर्किंग 1, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स